नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं उपस्थित हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के। तो आज हम जानेंगे रेखा और कोण, वृत्त, गोला, आयतन, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों रेखा और कोण से। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ी भी नॉइज़ आती है तो समझ जाइएगा कि यहाँ बारिश की आवाज़ आ रही है। तो अब मैं शुरू करती हूँ और जो भी बारिश हो रही है उसकी आवाज़ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। तो शुरू करती हूँ रेखा की परिभाषा से। रेखा का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पता नहीं होता है, इसे दोनों तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। रेखा में कम से कम 2 बिंदु होता है और अधिक से अधिक अनंत बिंदु होता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर आप एक बिंदु खींचें तो उससे आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, चाहे जितनी भी लंबी खींच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर 2 बिंदु दी हो तो उससे आप दोनों मिला करके एक रेखा खींच सकते हैं। तो रेखा का कहना यही है, इसकी परिभाषा यही है दोस्तों कि रेखा का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का कोई पता नहीं होता है, इसे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और अधिक से अधिक अनंत बिंदु होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें रेखाएं बनी हुई हैं ABCD और इसको काट रही हैं E और F रेखा। तो अगर 2 रेखाओं के बीच में से एक काट रही होती रेखा तो उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं कोण की परिभाषा पे। 2 सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर जहां मिलती हैं वहां कोण बनता है। तो दोस्तों अगर 2 रेखाएं बन रही हैं तो जब दोनों बन रही होती हैं तो उनके बीच वाला कोण जो होता है, जैसे मान लीजिए देखिए ये O और B एक रेखा खींची हुई है और O और A एक रेखा खींची हुई है। तो जो कोण AOB है तो वह दोस्तों कोण कहलाता है, उसके बीच का जो होता है उसे कोण कहते हैं दोस्तों। तो कोण की परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। तो अब बारी आती है वर्ग और वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है, वह वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, जिनमें 4 जो है रेखाएं घिरी हुई हों और इसका एक तो मतलब इसमें यह है कि इसके सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए अर्थात समकोण होना चाहिए, तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए इसमें रेखा खींची है AB, फिर है BC, CD और DA और इसके अंदर भी 2 रेखाएं खींची हैं दोस्तों, A से AC और BD और या O पर काट रही है। तो वर्ग के सूत्र आइए जान लेते हैं। वर्ग का सूत्र होता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। तो एक भुजा जैसे मान लीजिए यहाँ है 4 भुजाएं हैं AB, BC, CD, DA, तो एक भुजा का कोई भी आप स्क्वायर कर लीजिए, जैसे AB का आपने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एक जो काट रही है रेखा उसे और दूसरी जो रेखा काट रही है उसकी, यानी 1/2 गुणे AC गुणे BD। आप देखिए चित्र में देखिए AC देखिए AB BC यानी और CA काट रही है ना रेखा, और BD देखिए दोस्तों AB और DA को काट रही है, तो ये हो गया हाफ गुणे AC गुणे BD। तीसरा है दोस्तों वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर 4 इंटू A यानी एक भुजा, 4 गुणे एक भुजा। वर्ग का विकर्ण दोस्तों चौथा है A इंटू √2, तो वर्ग की भुजा गुणे √2 हुआ दोस्तों। वर्ग का विकर्ण क्या है 5वां देख लीजिए, √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। तो यह था दोस्तों वर्ग यानी स्क्वायर से संबंधित ये 5 सूत्र थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अब बारी आती है हीरोन के सूत्र की। तो हीरोन का सूत्र आप जान लीजिए दोस्तों। गणितीय ज्यामिति में हीरोन के सूत्र का प्रयोग ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है जिसकी 3 भुजाएं ज्ञात हों अर्थात जिनका हमें मान दिया गया हो। तो हीरोन का सूत्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है ABC यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो AB का नाम मैंने A रख लिया, BC का नाम मैंने B रख लिया, चित्र में आप देख सकते हैं, और AC का नाम मैंने C रख दिया। तो इसका आप क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र क्या होगा दोस्तों। हीरोन के सूत्र को हम ऐसे मतलब डिस्क्राइब करते हैं। तो S =
स्मॉल a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये इसका सूत्र है दोस्तों। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी और फिर ब्रैकेट में s माइनस सी। तो दोस्तों हीरोन का सूत्र यही होता है, इसमें तीनों भुजाओं का मान दिया रहता है, तब हम हीरोन का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोण किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं हम लोग कोण किसे कहते हैं। अभी आप लोगों ने रेखा पढ़ा है, कोण पढ़ा है, लेकिन कोण किसे कहते हैं यह आप नहीं जान रहे होंगे, तो मैं इसको बताती हूँ कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। अगर दो रेखाएं जहाँ भी आपस में काट रही होती हैं तो वहाँ पे एक कोण बनता है। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है, मतलब कभी वो इधर की ओर झुकी होती, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, तो रेखा की परिक्रमण की ही माप को हम कोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक लाइन खींची है और एक और लाइन खींची, तो उसके बीच वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। फिर जो रेखाएं, दो रेखाएं एकदम परस्पर सीधी काट रही होती हैं तो हम उसे समकोण या 90 डिग्री का कोण कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर बारी आती है अधिक कोण की, इसमें एक लाइन रहती है और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है कोण उसे हम अधिक कोण कहते हैं दोस्तों। चित्र में आप देख सकते हैं। फिर आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण दोस्तों 180 डिग्री का होता है। यह एक सीधी लाइन, अर्थात सीधी कोई भी लाइन होती है तो वह ऋजु कोण यानी 180 डिग्री का कोण बना रही होती है। वृहद कोण दोस्तों जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम वृहद कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह चित्र में देखिए बना हुआ है। और पूर्ण कोण यानी जो पूरा 360 डिग्री का कोण होता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। अब बारी आती है वृत्त का व्यास किसे कहते हैं दोस्तों। तो एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। मान लीजिए कोई वृत्त बनाया है हमने और उसमें हमने बीचों बीच से एक लाइन खींच दी है, तो दोस्तों अगर आधी लाइन खींची है तो वह त्रिज्या कहलाएगी और हमने पूरी लाइन खींच दी तो वह व्यास कहलाता है। और उसका मिडिल पॉइंट जहाँ से आपने गोला बनाया है उसको हम केंद्र कहते हैं। व्यास वह रेखा है जो वृत्त के केंद्र को अपनी परिधि के दो बिंदुओं को जोड़कर पार करती है और एक परिधि की चौड़ाई को परिभाषित करती है। तो दोस्तों मैंने सरल भाषा में आपको बताया, अगर कोई वृत्त है तो और उसके बीचों बीच जहाँ से वृत्त बना है उसको वहाँ केंद्र बोलते हैं, और उसी से अगर एक रेखा खींच दी जाए आधे वृत्त तक तो वह त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या जो है व्यास का आधी होती है और व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। तो आइए हम सूत्र जान लेते हैं व्यास का। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो अगर ऐसे देखा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त का व्यास बटा 2। दूसरा है दोस्तों वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास अंडर रूट ए बाई 0.7854 होता है, व्यास इसका होता है दोस्तों। फिर तीसरा है वृत्त का व्यास बराबर 2r वृत्त की परिधि, यानी अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर दोस्तों। तो क्या होगा, वृत्त का व्यास का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। फिर आइए दोस्तों हम लोग गोला की परिभाषा जान लेते हैं। तो गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति आकाश में स्थिर उन सभी बिंदुओं से मिलकर बना है जो एक निश्चित बिंदु से एक अचर या निश्चित दूरी होने पर होते हैं, वह गोला कहलाता है। तो गोला के सूत्र जान लेते हैं दोस्तों। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होता है। फिर दोस्तों गोले का आयतन दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर होता है। फिर तीसरा है दोस्तों घन के सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होता है, घन के सबसे बड़े गोले का आयतन बराबर 1/6 a क्यूब होता है दोस्तों। चौथा है प्रत्येक घन में सबसे बड़े गोले की त्रिज्या क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है a/2। फिर पांचवा है घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई a स्क्वायर होता है। फिर है दोस्तों गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा क्या होती है, तो सबसे बड़ी एक भुजा होती है 2r/√3 होती है। फिर गोले में सबसे बड़े घन का आयतन क्या होता है, तो 8√3/a × r³ होता है। फिर है दोस्तों गोले में सबसे बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 8r स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोला हो गया चाहे वृत्त हो या वर्ग होगा, तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा।
अब आइए जानते हैं घनाभ की परिभाषा, सूत्र और घनाभ के सवाल। तो देखिए दोस्तों, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को हम घनाभ कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह भी त्रिआयामी आकृति होती है, 3 डायमेंशन आकृति होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है। तो इसमें दोस्तों इसकी लंबाई को L बोलते हैं और ऊंचाई को H और चौड़ाई को B बोलते हैं। अब घनाभ के सूत्र जान लेते हैं दोस्तों। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात L गुणे B गुणे H। अब घनाभ का परिमाप देख लेते हैं दोस्तों। तो घनाभ का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो होता है इसका सूत्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। फिर घनाभ के विकर्ण क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट L लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपको चित्र में सारी चीज़ें दिख रही होंगी दोस्तों और आप समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आयतन जानते हैं। आयतन किसे कहते हैं? किसी त्रिविमीय आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहते हैं। फिर दोस्तों देखिए, किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरा गया स्थान त्रिविमीय आयतन कहलाता है, यानी किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरा गया स्थान आयतन कहलाता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे घिरी हैं, एक बॉल बनी है और एक त्रिभुज की आकृति का बना हुआ है। तो दोस्तों आयतन के सूत्र जान लेते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, अर्थात A क्यूब। घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों? L इंटू B इंटू H, अर्थात लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई R स्क्वायर H। देखिए बेलन दोस्तों बना हुआ है, ये चौथी आकृति देखिए, 2 लाइन बनी है और 2 गोले बने हैं, तो उसे हम बेलन बोलते हैं। फिर शंकु देख लीजिए, देखिए जो दोस्तों चित्र में देख लीजिए टोपी जैसा बना हुआ है। तो शंकु का आयतन 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। फिर दोस्तों गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला देखिए जो फुटबॉल जैसा बना है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। फिर बात आती है दोस्तों शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का, अभी तक हमने शंकु का आयतन पढ़ा, अब शंकु के छिन्नक का आयतन के लिए जानेंगे। इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है 1/3 पाई H ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो ये था आयतन का सूत्र। अब आइए जान लेते हैं कि शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं। शंकु के कुछ ऊपरी भाग को आधार के समांतर समतल द्वारा काट लेने पर बचे ठोस को हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। जैसे देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, अगर ये पूरा ऊपर होता तो ये त्रिभुज शंकु के आकार का होता, लेकिन ऊपर से यह काट दिया गया, चित्रानुसार आप देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग छिन्नक कहते हैं। तो शंकु के छिन्नक का सूत्र जान लेते हैं, क्या होता है। छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल L ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R। फिर दूसरा है शंकु के छिन्नक का आयतन, ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इसका सूत्र है 1/3 पाई H ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू R। फिर तिर्यक भाग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई होता है, फिर R यानी ब्रैकेट में R प्लस R का होल क्यूब, फिर L अर्थात L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R माइनस R का होल स्क्वायर। तो ये था तिर्यक भाग का क्षेत्रफल। आइए चौथा जान लेते हैं, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पाई है, फिर दोस्तों ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस L, फिर ब्रैकेट है R प्लस R, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, यह है छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों जान लेते हैं कि शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं। तो शंकु के कुछ ऊपरी भाग को आधार के समांतर समतल द्वारा काट देने पर बचे ठोस को शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो शंकु के छिन्नक का सूत्र तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। तो शंकु के छिन्नक का आयतन हम लोग पढ़े हैं, तो इसका एक बार फिर से दोहरा देते हैं। चित्र में देख लीजिए आप, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई H ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r। फिर छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई कैपिटल L ब्रैकेट में R प्लस R,
फिर है तिर्यक भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर क्यूब, फिर है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। इसे मैं पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा देती हूँ दोस्तों। फिर है शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस पाई आर स्क्वायर, फिर है प्लस पाई आर स्क्वायर स्मॉल। फिर छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है दोस्तों पाई, फिर है ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल, फिर है ब्रैकेट में आर प्लस आर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। फिर है दोस्तों शंकु जान लेते हैं दोस्तों। अभी तक शंकु के जान रहे थे हम लोग, छिन्नक के बारे में, शंकु के बारे में थोड़ा दोस्तों आगे पीछे हो गई ये चीज़ें, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। शंकु देखिए क्या होता है दोस्तों, चित्रानुसार देखिए, यह एक टोपीनुमा आकार का होता है। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे लंब वृत्तीय शंकु अर्थात कोण कहते हैं। तो देखिए चित्र में देखिए दोस्तों दो लाइन है और बीच में एक गोला बना है, तो यह आप लोग जो बर्थडे की टोपी होती है उसको भी हम शंकु के आकार का कह सकते हैं। तो शंकु का सूत्र जान लेते हैं दोस्तों। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, जहाँ एच जो है वो ऊंचाई है। फिर है दोस्तों शंकु का वक्रतल बराबर 1/2 इंटू आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। तीसरा है दोस्तों शंकु का संपूर्ण सतह क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, जहाँ एल जो है लंबाई है। फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर दोस्तों शंकु की परिभाषा, सूत्र और उदाहरण पढ़ लेते हैं। शंकु एक त्रिविमीय संरचना होती है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। देखिए दोस्तों चित्र अनुसार आप देख लेते हैं, दो लाइन घिरी हुई है और एक लाइन जो खाली हल्की फुल्की गई हुई है, जो खाली मतलब लाइन बिंदु बिंदु रखी गई है। तो एक तरीके से देख लीजिए यह समकोण भी बन रहा है, तो इसे लंब वृत्तीय शंकु भी कहा जाता है। तो शंकु के सूत्र हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 घन सेंटीमीटर। फिर शंकु का वक्रतल होता है पाई आर एल वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण सतह होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर वर्ग सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर दोस्तों वृत्त की परिधि जान लेते हैं। वृत्त और दीर्घ वृत्त के बाहरी घेरे और घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों चित्रानुसार, देखिए डी से जो यहाँ तक बनी हुई है उसके अंत तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और ओ आर जो है त्रिज्या है और इसी प्रकार ओ डी भी एक त्रिज्या है। तो वृत्त और दीर्घवृत्त के बाहरी घेरे और घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं, किंतु इसका सामान्यीकरण करते हुए किसी भी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई को हम परिधि कहा जाता है। तो वृत्त के परिधि के सूत्र जान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है यानी आर बराबर व्यास बटा 2। तो अगर व्यास बोला जाए तो आर बटा 2 हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा दोस्तों। तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 इंटू परिधि गुणे त्रिज्या। फिर वृत्त का व्यास होता है दोस्तों डी बराबर अंडर रूट ए बाई 0.784, और ये अर्थात कह सकते हैं 2r गुणे वृत्त की परिधि बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर पाई डी होता है। अर्धवृत्त का परिमाप दोस्तों क्या होता है, 2r प्लस पाई आर इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में 2 प्लस आर, जिसमें से पाई कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में है, सॉरी हाँ दोस्तों, तो r कॉमन हो गया, 2 प्लस पाई हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हाफ पाई आर स्क्वायर। फिर वृत्त हम लोग पढ़ चुके हैं। और रेखाएं किसे कहते हैं, रेखाओं के प्रकार क्या हैं, एक बार ये भी जान लेते हैं। थोड़ा दोस्तों आगे पीछे हो गई ये चीज़ें, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि कहाँ क्या कैसी चीज़ें हैं। तो किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। रेखाओं के प्रकार जान लीजिए। सरल रेखा, तो चित्रानुसार देखिए जहाँ पे एक ही रेखा खींची गई है उसे हम सरल रेखा कहते हैं। समांतर रेखा, एक रेखा के जस्ट सामने कोई रेखा खींच दी जाए तो वह समांतर रेखा कहलाती है। वक्र रेखा, तीसरा वक्र रेखा है। देखिए दोस्तों जो रेखाएं थोड़ी सी मुड़ जाती हैं उसे हम वक्र रेखा कहते हैं।
तिर्यक रेखा अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काट रही होती है दोस्तों तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। संगामी रेखा किसे कहते हैं? जब किसी रेखा पे कई रेखाएं काट रही होती हैं तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। आप चित्र अनुसार देखिएगा दोस्तों, इसमें समझ में आपको बिल्कुल जो है पूरी तरीके से आ जाएगा। तो अब बचा है खाली आपका, रुकिए बताते हैं, समाकलन की परिभाषा, सूत्र और उदाहरण। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि यह एक विशेष प्रकार की योग क्रिया है जिसमें अत्यड़ मान वाली किंतु गिनती में अत्यधिक चर राशियों को जोड़ा जाता है। तो समाकलन के सूत्र जान लेते हैं दोस्तों। समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर समाकलन 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। फिर समाकलन 1/1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिर दोस्तों है पाँचवा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस सी है। फिर है समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर है दोस्तों सातवां समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर है समाकलन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। नौवां है दोस्तों समाकलन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। फिर 10वां है समाकलन कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। फिर 11वां है समाकलन सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। फिर 12वां है दोस्तों समाकलन कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ये था आपका समाकलन का सूत्र। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी चीज़ें समझाई हुई समझ में आएंगी। आगे मैं खुद से लिख के हैंड रिटन चीज़ें भी डालूंगी। अभी मुझे ये मिला इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए ज़रूरी हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।